यानी आज के दिन 9th क्लास की निर्देशांक ज्यामिति आपको समझाते हैं। ये तीसरा चैप्टर था जो कोरोना काल में हट गया था। हाँ सर, तीसरा था, उसके बाद था दूसरा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहते हैं इंग्लिश में से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक बिल्कुल नई तरह की मैथमेटिक्स थी जिस मैथमेटिक्स को दिया था रेने डेकार्ट ने। रेने डेकार्ट तो रेने डेकार्ट ने ये बताया था, इसको इंग्लिश में अलग अलग हिंदी, क्योंकि ये इंग्लिश में, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज में इनका नाम है, ठीक है, तो इनको रेने डेकार्ट हम हिंदी में बोलते हैं। तो रेने डेकार्ट इन्होंने एक नई मैथमेटिक्स दी। अभी तक हम जैसे 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 आता है, 2 में 2 जोड़ते हैं, 2 में 3 जोड़ो 5 आता है। फिर हमने द्विघात समीकरण पढ़ी, उसमें द्विघात समीकरण के मूलों को निकाला। फिर हमने उससे पहले पढ़ा कि 2 चर में रैखिक समीकरण थी, उनको हल किया। उसको हल करने के लिए ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, इन विधियों का प्रयोग किया। उससे पहले वास्तविक संख्याओं पर काम किया था। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याओं में जिनके दशमलव के बाद संख्याएं बार बार आ रही हैं वो भी 2 तरह की होती थी, या तो रिपीट होती थी या रिपीट नहीं होती थी, जिन्हें हम आवर्ती और अनवसानी बोलते थे, है ना। उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। फिर समांतर श्रेणी पढ़ी, ठीक। फिर त्रिभुज पढ़ा। उस त्रिभुज में हमने समरूपता और सर्वांग समता कक्षा 9 में पढ़ ली थी, और इस साल क्या पढ़ी है हमने? समरूपता। उसमें थेल्स फिर में पढ़ी, ए फिर में पढ़ी, एस पढ़ी, एस पढ़ी, है ना, ए पढ़ी, ये सब फिर में आपने पढ़ ली। ये मैथमेटिक्स उन सब से बिल्कुल अलग है। उन सब में हर बात का कोई ना कोई एक क्वांटिटिव संख्यात्मक मान निकल के आता है। जैसे 2 और 3 को जोड़ा तो मैंने बताया 5। लेकिन अगर हम किसी चीज़ की स्थिति की बात करें तो स्थिति को क्या तोला जा सकता है संख्याओं में? तो रेने डेकार्ट ने किसी भी चीज़ की स्थिति के बारे में सोचा कि किसी भी वस्तु की स्थिति किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने, जो कोई भी मैथमेटिक्स में इन्वेंशन होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं पहले से इन्वेंशन करी हुई चीज़ें होती हैं। तो पहली ही चैप्टर में हमने संख्या रेखा ये पढ़ी थी पहले चैप्टर में। ये 2 बच्चों की आवाज़ आई, 2 बच्चों ने पढ़ी थी क्या? यस सर। इसे संख्या रेखा कहते हैं। बीच में 0 होता है, 0 का इधर धनात्मक और 0 का इधर ऋणात्मक। अगर मैं इस संख्या रेखा को यहां पर भी बना दूंगा तो भी इनके मान जो है हर बिंदु के, इसका मान 1, ये किसको निरूपित कर रहा है? 2 को। ये किसको निरूपित कर रहा है? 3 को। लेकिन जो ये 3 को निरूपित कर रहा है और ये भी 3 को निरूपित कर रहा है। अगर मैं इस बोर्ड पे ये बताना चाहूं कि ये वाला बिंदु 3 है, मैंने बता दिया। इस संख्या रेखा पे ये वाला बिंदु भी 3 है। जितनी संख्या रेखा बनाऊंगा उस पर बिंदु अलग अलग बदल जाएगा, उसका मान कितना रहेगा? 3। यानी बिंदु की स्थिति निर्धारित नहीं हो पा रही 3 से। अगर मैं मान लो, चलो आप दूसरा तरीका निकालते हैं। हमने कहा ऐसा करो, ये जो लाइन बनी हुई है इस लाइन से 3 दूरी पर, 3 इंच की दूरी पर आपके पास एक बिंदु है, वो P है। अब बिंदु P जब मैं कह रहा हूं कि इधर वाली रेखा से 3 इंच की दूरी पर है तो एक ही होना चाहिए ना। लेकिन हो क्या रहा है, ये वाला बिंदु लेंगे, ये भी यहां से 3 इंच की दूरी पर है, ये तो Q था। और हम कह रहे हैं बिंदु P 3 इंच की दूरी पर है, तो कंफ्यूजन हो गया ना। बच्चे जाके Q को P बता देगा। एक R है, वो भी इससे 3 इंच की दूरी पर है, लेकिन देखो बिल्कुल अलग है। हमें बिंदु की स्थिति को पूरी तरह से निर्धारित करना है। इस बात में उसने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। किसने? रेने। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, ये संख्या रेखा है और एक और संख्या रेखा है, यही तो समस्या उत्पन्न कर रही है। ये भी 3, ये भी 3। ऐसा करो, एक संख्या रेखा को उठा के दूसरी संख्या रेखा पर रख दो। इससे क्या होगा? बोले तो एक दूसरे पर संपाती हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, बोला ऐसे मत रखो, दोनों को एक दूसरे के लंबवत कर दो। दिखाओ पेन, पेन पेन।
ये दोनों संख्या रेखाएं थी, इन दोनों को उसने कहा भी मान लो ये इसका 0 है और ये इसका 0 है, इन दोनों को उसने कहा एक दूसरे के लंबवत रख दो। ये रख दिया आपने, रख दिया। दोनों संख्या रेखा एक दूसरे के लंबवत आ गई। कितने भाग हो गए? प्रत्येक भाग को उसने कहा चतुर्थांश। चतुर मतलब और थांश मतलब अंश। अंश मतलब अंश, चतुर्थ मतलब 4। तो उसने अब बिंदु निर्धारित करना आसान हो गया ना कि बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, इनके नाम रख दिए उसने। ये स्थिति उत्पन्न हो गई हमारे पास। एक संख्या रेखा उसने बिल्कुल सीधी रखी खड़ी करके और एक इस तरह से लेटा के, और दोनों के कौन संपाती हो गए? 0 के इधर सीधे हाथ की तरफ 1 2 3 4, इधर -1 अब ये कंफ्यूजन आया कि जब संख्या हमने खड़ी करके लगाई है संख्या रेखा, तो ऊपर धनात्मक ले या नीचे? तो उसने जो है जो उसने लिया था, देकार्ते जी ने लिया था, उन्होंने ऊपर धनात्मक लिया और नीचे कोई बच्चा ये कह सकता है भाई हमने ऊपर ऋणात्मक क्यों नहीं लिया? उसके लिए निर्णय देकार्ते जी की आत्मा को बुलाना पड़ेगा कि भाई आपने क्यों लिया ऊपर, नीचे क्यों नहीं लिया? क्यों निर्णय देकार्ते जी ने इसको खोजा था, तो उन्होंने जो व्यवस्था बनाई उसमें धनात्मक ऊपर लिया, ऋणात्मक नीचे लिया, इधर धनात्मक इधर लिया, इधर ऋणात्मक इधर। वो ऐसे भी कर सकते थे, उल्टा कर देते, धनात्मक इधर लेते और ऋणात्मक इधर ले लेते, ऐसे भी कर सकते। लेकिन जो मैथमेटिक्स उन्होंने बनाई, पूरा मूलभूत सिद्धांत जो रखा उसका कि सीधे हाथ की तरफ धनात्मक, उल्टे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ। अब ये जो पूरा बोर्ड था हमारा, ये 4 भागों में बट गया। इधर से आया पहला भाग जिसमें दोनों धनात्मक थे, ये और ये। इसे कहा उन्होंने प्रथम चतुर्थांश। इसे कहा इसे कहा ये हुआ चतुर्थ। अब ये बताओ, कम से कम जैसे मान लो कोई भी मैं बिना देखे बिंदु लगा रहा हूं, तो बिंदु देखकर आप ये तो बता दो कौन से चतुर्थांश में है? कौन से चतुर्थांश में आया जो बिंदु लगाया मैंने? ये बिंदु लगाया मैंने P। ये कौन से चतुर्थांश में है? ये किस में है? और ये चारों के बीच में। अब ये भी स्थिति पता नहीं लग रही कि बीच में क्या होता है ना? तो ये जो संख्या रेखा है, ऐसा भी तो होगा कि यहाँ पर भी कोई ना कोई बिंदु होगा, और है ही अरबों खरबों बिंदु। इन रेखाओं का भी विशेष नाम रखा गया और इन्हें कहा गया, इसे कहा एक्स अक्ष और इसे कहा ये धनात्मक y अक्ष है, ये धनात्मक x अक्ष। वैसे तो पूरी x अक्ष ही है, लेकिन धनात्मक ऋणात्मक में आप इस तरह से इसको कैटेगराइज कर सकते। क्लियर हो गई बात? अब भी बात क्लियर नहीं थी कि इस चतुर्थांश में भी तो मैंने यहाँ लिख दिया बिंदु। उसने कहा भाई कहाँ है बिंदु? बोले भाई जो क्षैतिज रेखा है वो क्षैतिज रेखा से 3 दूरी पर है। क्षैतिज रेखा से 3, बोले 3 दूरी पर। चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात है। क्षैतिज रेखा से 3 दूरी पर ये है और क्षैतिज रेखा से 3 दूरी पर ये है। ये 2 बिंदु तो अलग अलग है। उसने कहा नहीं, क्षैतिज रेखा से 3 दूरी पर धनात्मक दिशा में, क्षैतिज रेखा से 3 दूरी धनात्मक दिशा में। चलो बिंदु की दूरी क्षैतिज से धनात्मक दिशा में, चलो ये धनात्मक दिशा आ गई। तो ये वाला बिंदु भी तो यहाँ से 3 दूरी पर है और ये वाला बिंदु भी यहाँ से 3 दूरी पर। ये 2 है, तो 2 है दूरी। तो भाई ये भी 2 दूरी पर, ये भी 2 दूरी पर और ये भी। अब भी किसी बिंदु की स्थिति का निर्णय नहीं हो पा रहा। अब वो नई चीज लेकर आया। उसने कहा कि बिंदु की स्थिति एक अक्ष से निर्धारित नहीं हो सकती। अगर हम इस अक्ष से दूरी लेंगे निश्चित दूरी, तो तब भी तो हजारों करोड़ों बिंदु होंगे इस अक्ष से निश्चित दूरी पर, है ना? तो एक अक्ष से दूरी पर किसी बिंदु का निर्धारण नहीं हो रहा। उसने कहा कि बिंदु का निर्धारण जो होगा वो दोनों अक्षों से दूरी से होगा। कैसे होगा? देखो, मान लिया मैंने एक बिंदु ये ले लिया, इसका नाम रखा
उसने कहा इस बिंदु से x अक्ष पे एक लंब डाल दीजिए, इस बिंदु से y अक्ष पे एक लंब डाल दीजिए। थोड़ा खिसका दो 3 को आगे, कोई दिक्कत। ठीक है, इसमें एक हो गया, दोनों दो हो रहे हैं, दो सही मिलेंगे। इसको कर दो 2, इसको 3 कर दो, 1 2 3 4 5। अब ठीक, किसी भी बिंदु की स्थिति। अब बताओ ये क्या बन गया, ये भी लंब है, ये भी लंब है, ये भी 90 थे एक दूसरे पर और ये भी 90 था, आयत बन गया। ये दूरी 2 है तो ये कितनी होगी 2, ये 3 है तो ये कितनी होगी 3। अब ये बिंदु कैसे बताया, ये बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पर है 3, और x अक्ष से कितनी दूरी पर है 2। बिंदु P की x अक्ष से दूरी और बिंदु P की y अक्ष से दूरी बताओ कितनी है। 3, बिंदु P की x अक्ष से दूरी है 2 दो। और y अक्ष से दूरी है 3। ये दूरी आई कैसे, बिंदु से हमने लंब डाला x अक्ष पर, लंब कहाँ आके गिरा, ठीक है। लेकिन अब बिंदु P से y अक्ष पे लंब डाला, कहाँ जाके गिरा, 2। जब बिंदु P से हमने x अक्ष पे लंब डाला वो कहाँ आके गिरा, 3 पर। आप देख रहे हैं वो जो 3 है वो इसकी y अक्ष से दूरी है, और बिंदु P से जब हमने y अक्ष पे लंब डाला है वो कहाँ जाके गिरा, 2। तो ये जो दूरी है वो कौन से अक्ष से दूरी है बिंदु P की, y अक्ष से। लेकिन ये 3 है, लंब कहाँ गिरा जाकर 2 पर। हमने देखा ये 2 है, जब हमने एक चतुर्भुज का निर्माण किया ये 2 आया, ये 2 बिंदु P की कहाँ से दूरी है, है। लेकिन ये जो 2 आया ये बिंदु से लंब डाला हमने y पे तो y पे 2 आ रहा था, लेकिन ये दूरी कहाँ से है, x अक्ष से। ऐसे जब हम x अक्ष पे लंब डाल रहे हैं तो 3 पे जाके गिरा लंब, तो ये 3 किससे दूरी है बिंदु P की, उल्टा हो रहा है मामला पूरा। ठीक है, उसने कहा कि किसी भी बिंदु के को हम उसके निर्देशांक से निर्धारित करेंगे। किसी बिंदु की स्थिति किससे बताएंगे, एक नया शब्द उसने कहा निर्देशांक। निर्देशांक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निर्देश प्लस अंक, निर्देश प्लस अंक को क्या कहेंगे हम, निर्देशांक। कोई दिक्कत। अब उसने फिक्स किया, अब सवाल ये उठा कि किसी बिंदु को निर्देश करने वाले, बताने वाले कि ये बिंदु कहाँ है, उसके लिए एक अंक सोचा और उस अंक का क्या नाम रखा उसने, निर्देशांक। बिंदु P का निर्देशांक, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ निर्देशांक होता कैसा है। निर्देशांक हमेशा दुनिया में किसी भी बिंदु का एक तो लिखा जाता है ब्रैकेट में, वो भी ब्रैकेट कौन सी, इसमें लिखी जाती है 2 संख्याएं। कितनी संख्याएं, एक पहली संख्या, एक पहली संख्या जो होती है वो किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी होती है, किसी भी बिंदु की उसका नाम। अब ये जो y अक्ष से दूरी है ये कहाँ कौन सी अक्ष पे रही है, इसलिए इस दूरी को हम कहते हैं x निर्देशांक। और जो बिंदु P की x अक्ष से दूरी है वो कहाँ पे आ रही है, इसलिए उसे हम कहते हैं। तो किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है पहली बार, उसमें पहले x होता है और फिर x को कहते हैं x निर्देशांक। क्या कहते हैं इसको, यानी किसी भी बिंदु की स्थिति 2 संख्याओं से निर्धारित होती है। उसमें पहली संख्या को हम कहते हैं x निर्देशांक और बाद वाली संख्या को हम कहते हैं y निर्देशांक। ये बात कितने बच्चों के समझ में आ गई,
तभी तो मैंने तुम्हारे कहने से चैप्टर शुरू करवाया था। देखो और भी 3 बच्चों के आई, बाकी किसी के समझ में नहीं आई ये बात? कितने बच्चों के समझ में आई? ऐसे इधर उधर देख के हाथ नहीं उठाना है। चलो अभी रह गए बच्चे। केवल इतना समझो कि बिंदु P के निर्देशांक का अर्थ है कि बिंदु P के स्थिति को एक हमें संख्या देनी है जिससे ये पता लगे कि भाई इसकी स्थिति है। वो संख्या जो दी जाती है उसे निर्देशांक कहा जाता है। उस निर्देशांक के 2 भाग होते हैं। उसको लिखने का तरीका होता है ब्रैकेट में लिखते हैं उसे, पहले x लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, उसके बाद y। अब सवाल ये उठता है कि जो x है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं x निर्देशांक, और जो बाद वाला है उसको क्या कहते हैं? y निर्देशांक। इसका एक नाम और है भुज, और इसे कहते हैं कोटि इन्हें भुज और कोटि नाम से भी बुलाया जाता है। अब ये होते क्या हैं? x निर्देशांक होता है, हम देख रहे हैं कि बिंदु P से जब x पे लंब डालेंगे तो मूल बिंदु से वो दूरी देख लो जहां आके लंब गिरा है, कितनी है? 3। तो x निर्देशांक कितना हो गया? 3। अब बताओ इन दोनों में x निर्देशांक कौन है? 3 है, तो x का मान कितना हो गया? 3। ठीक, ये क्या है? x निर्देशांक। y निर्देशांक कैसा आएगा? बिंदु P से y x पे लंब डालो, और जहां आगे गिरा मूल बिंदु देख लो कहां गिरा है? 2 पे। ये 2 है, ये क्या है? y निर्देशांक। x निर्देशांक भी पता लग गया, y निर्देशांक भी पता लग गया। तो आप बताओ बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? बताओ। x निर्देशांक 3 और y निर्देशांक 2। कितना हो गया? 3, 2। अब मैं यहाँ पे ये कुछ बिंदु लगा रहा हूँ, उन बिंदु के निर्देशांक आप बताओ। इसका नाम Q है, ये लंब यहाँ गिरा के और ये लंब गिरा 2 पे। जरा Q के निर्देशांक बताओ क्या है? कितना आना चाहिए भाई? बिंदु जिस बिंदु का निर्देशांक निकालने उससे लंब डाला हमने, x एक्स पर कहाँ गिरा? -1 पे आके -1। अच्छा चलो इस बिंदु के बताओ। ये लंब यहाँ गिर रहा है कि इससे आ रहा है? यहाँ इससे यहाँ आ रहा है। जरा इस बिंदु के बताओ। जीरो कॉमा 5। अच्छा पहले कौन आता है? x निर्देशांक, y निर्देशांक? x कैसे पता लगता है? किसी भी बिंदु से x एक्स पे लंब डाल देते यस सर। और उसके मूल बिंदु से दूरी देख लो। ये तो बिंदु ही x एक्स पे स्थित है, तो इसकी जब मूल बिंदु दूरी देख रहे हो कितनी आ रही है? 5। तो पहले कितना आना चाहिए? 5 कॉमा, और y निर्देशांक कितना होना चाहिए? 0। y निर्देशांक 0 क्यों हुआ? यहाँ से y एक्स पे लंब डालो, कहाँ गिरा जाके? 0 तो y निर्देशांक कितना हो गया इसका? 0। पंखे बड़ा लाइट जला लो, सारी सब जला लो। सारे बटन दबा दो। हाँ बस। अब जरा इस बिंदु का निर्देशांक बताओ। निर्देशांक तो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। x एक्स पे लंब डाला, कहाँ गिरा? 0, और y एक्स पे तो ये खुद ही। इसके निर्देशांक बताओ। इसके बताओ। 0, इस तरह से हम बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। निर्देशांक में 2 पार्ट होते हैं, पहले वाले को x कहते हैं और बाद वाले को y। आप देख रहे हैं जितने भी बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं उन सभी का कौन सा निर्देशांक 0 है? जो भी बिंदु x अक्ष पर है उस x अक्ष पर बिंदु पर y निर्देशांक कैसा है उसका? 0। और जितने बिंदु y अक्ष पर हैं उनका x निर्देशांक 0। यानी हमें एक नई बात और पता लगी, x अक्ष पर स्थित बिंदु का कौन सा निर्देशांक 0 होता है? और y निर्देशांक का क्या नाम होता है?
अच्छा शून्य होता है। ऐसे ही वाई अक्ष पे स्थित बिंदु का कौन सा निर्देशांक 0 हो जाएगा? भुजा नहीं भुज। अच्छा हमने ये बता दें निर्देशांक 0 सर दोनों 0 0 हो तो मूल बिंदु पे आ गया। यस सर इसे मूल बिंदु कहते हैं। इस पर x भी 0 होता है मूल बिंदु पर और इस पर y भी 0 होता है। ये है ठीक है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। इतनी जानकारी आप और वो वीडियो हम डाल देंगे, नहीं तो आप ढूंढ लेना उसमें